नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट को लेकर डिस्कशन होगा हमारा। यह टेस्ट दृष्टि आईएएस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे मेंटरशिप जो प्रोग्राम होता है यूपी पीसीएस 2024 के लिए, उस प्रोग्राम का टेस्ट है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम माना जाता है। और उस प्रोग्राम का यह टेस्ट है जो हमारी आगामी जो हमारी प्रीलिम्स परीक्षा है यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस जो आरओ एआरओ है, इन दोनों परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप बहुत ही ध्यान से इस पूरे टेस्ट सीरीज को देखेंगे हमारे साथ, जिसमें लगभग 8 से 10 टेस्ट होंगे और उन टेस्ट को हम आपके सामने अपने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। साथ साथ आप भी प्रश्नों को देखिए और अपना जो है उत्तर देने की कोशिश कीजिए, और लास्ट में जो है काउंट जरूर कीजिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अपने जो दोस्त हैं उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और यह जो हमारा टेस्ट है इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो वह आपको जल्दी से मिल सके और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पीडीएफ भी आप पा सकें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं प्रश्नों को स्टूडेंट। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो कौन था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो है वह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, जो कि 1500 कब आया था, 1505 में जो है वह भारत आया था पुर्तगाल की ओर से वायसराय बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। यह ब्रिटिश और डच के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। बेदरा का युद्ध जो है वह ब्रिटिश और डच के बीच में लड़ा गया था। इसको जो है वह हुगली के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है हुगली का युद्ध। यह कब हुआ था। तो स्टूडेंट यह हुआ था 1759 में। 1759 में जो है यह हुआ था। इसी के साथ जो डच थी उस कंपनी थी, उस बेदरा के युद्ध के साथ ही उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं को अंग्रेजी सेना ने जो है वह खत्म कर दिया था। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं हमें देखना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी की संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी की संधि, तो यह गलत है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह उसमें क्या हुआ था, एक्सला सापेल की संधि हुई थी। एक्सला सापेल या उसे चैपेल भी बोला जाता है। तो एक्सला चैपेल या सापेल की संधि उसे बोला जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैपल की संधि हुई थी। तो यह प्रथम जो है वो हमारा गलत है। दूसरा है कि द्वितीय कर्नाटक के युद्ध देखें तो उसमें पांडुचेरी की संधि हुई थी, तो यह भी गलत है, यह उल्टा दे दिया गया है। तीसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। तो यह हमारा सही है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, बी, ऑप्शन ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संधि के तहत रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपने प्रभुत्व की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। किस संधि के तहत रणजीत सिंह जो कि पंजाब के शासक थे, उन्होंने सतलज नदी को अपनी प्रभुत्व की सीमा के रूप में जो है वह निर्धारित किया। तो वह कौन था, वह था अमृतसर की संधि जो थी उसमें जो है वह रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपने प्रभुत्व की सीमा के रूप में जो है वह निर्धारित किया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन हमारा इसमें ए सही होगा चौथे प्रश्न में। अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं, इजारेदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी प्रणाली? इजारेदारी प्रणाली। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसे वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रस्तुत किया था। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वह सही है, क्योंकि 1772 में जो है वह इस प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने ही शुरू किया था। दूसरा स्टेटमेंट, इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया जाता था। तो यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, शुरुआत में यह 5 साल के लिए था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया। तो यह जो हमारा स्टेटमेंट है तीसरा, यह गलत है, क्योंकि यह शुरुआत में जो है वह 5 साल के लिए था, लेकिन जो इसे बाद में जो है वह इसे घटाकर जो है वह 2 साल के लिए 2 साल प्रश्न में दिया है, लेकिन यह कब की कर दी गई थी? 1 वर्ष के लिए। 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष के लिए कर दी गई थी। तो 5 साल के आधार स्थान पर 2 वर्ष कर दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होगा सी, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तो भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, लॉर्ड वेलेजली ने वर्ष 1800 में ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 ने कंपनी के निवेशकों द्वारा नामांकन की प्रणाली को प्रतियोगिता प्रणाली से बदल दिया। तो यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस, पहले आईसीएस जो अभी आईएएस होता है उसी को पहले आईसीएस बोला जाता था, के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। तो यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रिटिश आयोग और संबंधित विषय देखते हैं। तो फ्रेजर आयोग के बारे में देखते हैं। फ्रेजर आयोग, इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेजर आयोग किससे संबंधित यहाँ पे दिया है? पुलिस सुधार से। तो यह सही है। फ्रेजर आयोग जो है वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में था। इसको आप नोट करते जाइए। समय की कमी के कारण हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप बोल देंगे, बता देंगे, इसी उस पर आप नोट भी कर सकते हैं। एक नोटबुक और कॉपी जो पेन है उसको लेकर बैठें। दूसरा देखते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग पंजाब में अशांति, पंजाब में अशांति। तो यह भी जो है वह हमारा सही है। हंटर आयोग जो है वह 1919 में जो है वह चेम्सफोर्ड, जो चेम्सफोर्ड थे, नाम सुना होगा आपने, चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो उस संबंध में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है वह हंटर आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अगला है हमारा बटलर आयोग। बटलर आयोग जो था यह रियासतों के संबंध में था। रियासतों के संबंध में यह 1929 में आया था, वेलिंगटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? वेलिंगटन के शासनकाल में। नेक्स्ट है सप्रू आयोग। सप्रू आयोग यह किससे संबंधित यहाँ पे दिया? तो संघीय विधानसभा में श्रमिकों का समावेश। तो यह गलत है, क्योंकि सप्रू आयोग हमारा किससे संबंधित था? यह संबंधित था बेरोजगारी से संबंधित था। बेरोजगारी से जो है वह संबंधित था। जबकि यह श्रमिकों को संघीय विधायिका में जो है सम्मिलित करने से संबंधित जो सिफारिशित हो, किसके इसके लिए कौन सा आयोग था? इसके लिए हेमंड आयोग था। इसके लिए कौन सा आयोग था? यहाँ पे कहीं हम लिख देते हैं हेमंड आयोग। हेमंड आयोग जो है उसको, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में मद्रास के बाहरी इलाके में की गई थी। 1875 में मद्रास के बाहरी इलाके में की गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसकी स्थापना HP ब्लावात्स्की एवं MS ओलकाट ने की थी। MS ओलकाट ने की थी। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वह सही है। जो हमारा सेकंड है स्टेटमेंट दिया है वह सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालीन कूका आंदोलन की एक शाखा थी? कूका आंदोलन की एक शाखा थी। तो कूका आंदोलन जो था उसकी एक शाखा कौन थी? तो यह थी नामधारी आंदोलन। कौन? नामधारी आंदोलन। तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़ा नहीं था? जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो इसमें कौन थे? तो यदि हम देखें तो के वीरे सलिंगम जो थे वह जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित नहीं है। कौन सही जो है वह सुमेलित नहीं है निम्नलिखित कथनों में? तो यदि इसको हम देखें तो फकीर विद्रोह जो थे वह मजूम शाह के नेतृत्व में ही हुआ था। फकीर विद्रोह मजूम शाह, तो यह सुमेलित है। सन्यासी विद्रोह की यदि बात करें तो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में यह नहीं हुआ था। तो हमारा ऑप्शन जो है वह बी जो है वह गलत है। और यहाँ पे पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यदि हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाता है। सन्यासी विद्रोह की यदि बात करें तो यह जो है वह नागागिर जो थे उनके नेतृत्व में हुआ था। नागागिर उनका नाम था, तो उसके नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है स्टूडेंट, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी थी? 1857 किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक है, यह किसकी थी? तो यह थी RC मजूमदार की यह पुस्तक थी। RC मजूमदार। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सुमेलित नहीं है पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है वह जरूर गलत हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। तो इसको देखते हैं। तो पूछा गया है कि जो 1857 के विद्रोह के केंद्र थे और ब्रिटिश कमांडर कौन थे? तो इसकी हम बात करें तो दिल्ली जो है वह निकोलस के अंतर्गत दिल्ली विद्रोह को शांत कराया गया था, यह सही है। कानपुर जो है वह कैंपवेल थे, यह भी ऑप्शन हमारा सही है। झांसी जो थी जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में इसको शांत कराया गया था, यह भी सही है। लेकिन जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद यह गलत दिया गया है, क्योंकि इलाहाबाद की यदि हम बात करें, इलाहाबाद 1857 की क्रांति का दमन की यदि हम बात करें तो वह जो थे वह कर्नल जो थे नील के नेतृत्व में उसका जो है वह दमन कराया गया था। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन डी है वह गलत हो जाता है स्टूडेंट। तो और पूछा क्या है कि कौन असत्य है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, एनी बेसेंट के बाद बीजी तिलक द्वारा इसकी स्थापना की गई, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट के बाद बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि तिलक की लीग में कर्नाटक तथा मध्य प्रांत के क्षेत्र शामिल थे, जबकि एनी बेसेंट की लीग में मद्रास और बॉम्बे शहर सहित अन्य क्षेत्र जो है वह शामिल थे। तो अगर इस प्रश्न के ऑप्शन को हम देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा कि तिलक की जो है पहले एनी बेसेंट की लीग की स्थापना हुई, तो यह गलत है। पहला नंबर हम जान लेते हैं कि 1916 में स्टूडेंट अप्रैल में जो है वह तिलक के होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी, जबकि 1916 में ही सितंबर के महीने में जो है वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो इस आधार पर हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है बिल्कुल भी। तो हमारा ऑप्शन जो है वह बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अभी स्टूडेंट। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोयले जो हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो हमारा जो उच्चतम क्वालिटी का होता है वह कौन सा होता है? वह होता है एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो बसंत विषु की यदि हम बात करें, बसंत विषु तो यह 21 मार्च को ही होता है। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है। शरद विषु 22 अगस्त को जो यहाँ पे दिया है यही पे हमारा गलत हो गया, क्योंकि 22 अगस्त को ना होकर यह 22 जो है वह सितंबर को होता है। तो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यदि इसकी हम बात करते हैं तो एकांका गुआ जो है वह अर्जेंटीना से संबंधित ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी जो है वह इक्वाडोर से संबंधित है। एटना जो है वह इटली से संबंधित है। जबकि यदि हम बात करें अपने ऑप्शन डी की फुजियामा, तो यह जो है वह फिलीपीन से संबंधित नहीं है। यह कहाँ से संबंधित है फुजियामा? तो यह जापान से संबंधित है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडलीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में होती है। ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 200 किलोमीटर की दूरी तक पाए जाते हैं। तो यदि इसकी बात करें इस प्रश्न की, तो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वह दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह 200 किलोमीटर ना होकर केवल 90 किलोमीटर होता है। केवल 90 किलोमीटर तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा पाए जाते हैं। जबकि यदि पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विकिरण की परावर्तित मात्रा क्या कहलाती है? तो विकिरण की परावर्तित मात्रा एल्बिडो कहलाती है स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान वितरण को नियंत्रित करता है? पृथ्वी पर तापमान वितरण को नियंत्रित करता है। तो यदि इसको हम देखें तो अक्षांश जो है इसको नियंत्रित करता है, ऊंचाई भी नियंत्रित करता है और समुद्र से दूरी भी। तो इस हमारा जो ऑप्शन है वह तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यदि ऑप्शन को अपने हम देखें तो चक्रवात जो है वह हिंद महासागर में बोला जाता है। हरिकेन जो है वह अटलांटिक महासागर में बोला जाता है। टाइफून की यदि हम बात करें तो पूर्वी प्रशांत दिया गया है, जबकि यह गलत है, क्योंकि यह इसको जो है वह टाइफून जो है वह पूर्वी प्रशांत में ना होकर यह पश्चिमी प्रशांत में बोला जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि बोला है कौन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, वह घटना
वह घटना जब ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में नमी जमा हो जाती है कहा जाता है। तो पानी की जो ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में नमी हो जाती है तो उसको ओस कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संवहनी ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? संवहनी ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन देखते हैं अपने। पहला हमारा है कि वायु का गर्म होना, संवहनी ऊर्जा के लिए वायु का गर्म होना। तो हमारा यह पहला ऑप्शन ही सही हमें मिल जाता है। तो ऑप्शन एक हमारा जो है वह सही हो जाता है। तो संवहनी ऊर्जा के लिए वायु का गर्म होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन एक हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आकाश में सबसे ऊंचे मेघ है? आकाश में कौन जो है वह सबसे ऊंचे मेघ हैं? तो यदि इसकी बात करें तो हम आकाश में जो पाकछाव मेघ होते हैं, पाकछाव मेघ, यह सबसे ऊंचे होते हैं, लगभग 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर। तो हमारा ऑप्शन जो है वह डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोपेन के जलवायु प्रभाग के रूप में उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? तो यदि कोपेन का जलवायु का जो क्लासिफिकेशन उसको हम देखें तो उस आधार पर जो हमारा ऑप्शन बी है वह सही हो जाता है, AM। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महासागरीय अधस्थल यदि इसको देखें, अधस्थल जो है वह उच्चावच, अधस्थल के किस उच्चावच में गहरी गर्त स्थित है? अधस्थल का मतलब यदि हम आपको समझाए तो जैसे ये महासागर हो गया, यदि देखते हैं तो ये जैसे सी सरफेस इस तरह से होता है। तो कुल इसको लगभग 4 भागों में बांटा जाता है। तो इसका जो यह निचला हिस्सा है इसी को अधस्थल बोला जाता है। और इसकी जो उच्चावच है उसी के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर इसको कुल 4 भागों में बांटा जाता है, जो कि हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। यदि कभी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे अपने इस चैनल पे तो जरूर इस सब के बारे में चर्चा होगी। और आप टेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब अब आपने इसको पढ़ा ही होगा, क्योंकि परीक्षा इतनी नज़दीक आ गई है, स्टैटिक पार्ट आपका मजबूत होना ही चाहिए। तो इस प्रश्न का मतलब क्या है कि गहरी गर्त स्थित होती है। तो गहरी गर्त किस में स्थित होती है? तो महासागरी गंभीर, यानी कि यदि हम बात करें तो जो महासागर का निचला क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों में जो है वह गहरी गर्त आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? तो किस झील की लवणता जो है वो सर्वाधिक है? तो हमारा जो ऑप्शन है यदि इसकी देखें तो लेक वान कहाँ पे स्थित है? तुर्की में स्थित है। तो इसकी जो लवणता है वह सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, महासागरों में उत्पन्न होने वाले ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, लघु ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध रेखा में होते हैं, लघु ज्वार। नेक्स्ट, बृहद ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर हो। तो दोनों ऑप्शन जो है वह गलत है हमारे, दोनों ऑप्शन जो है वह गलत है स्टूडेंट, क्योंकि यह दोनों ऑप्शन जो है वह उल्टा दे दिए गए हैं। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा स्टूडेंट? यह मेघालय में किया जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
कौन से पुरस्कार? एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यदि इसकी बात करें तो जो लुई कैफरेली को जो है वह एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय गणित पुरस्कार होता है, स्टूडेंट, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो लुइस कैफरेली हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बन गया। यह किस रेलवे जोन में स्थित है? तो हुबली जो है वह किस रेलवे जोन में स्थित है? तो यदि इसकी के ऑप्शन की बात करें तो यदि हम देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन जो है वह उस क्षेत्र में हुबली स्टेशन स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2023 किसने जीता? ईरानी कप जो है वह किस 2023 का किसने जीता था? तो टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो है वह ईरानी कप 2023 जीता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में प्रित्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन से पुरस्कार? प्रित्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो हमारा ऑप्शन है डी, डेविड चिपरफील्ड को जो है वह प्रित्जकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स के जो एलिफेंट व्हिस्पर्स में ऑस्कर जीता, इसका निर्देशन किसने किया था? तो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट व्हिस्पर्स। तो इसको जो है वह किसने इसको निर्देशित किसने किया था? इसके डायरेक्टर कौन थे? यदि इसकी हम बात करें तो जो इसके डायरेक्टर थे वह थे कार्तिकी गोंसाल्वेस। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में राज्य विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस बात करें तो पहला है नेफ्यू रियो। निर्वाचित मुख्यमंत्री और संबंधित पार्टी एनपीपी। तो यह ऑप्शन जो है हमारा गलत है। नेक्स्ट है माणिक शाह बीजेपी। तो यह जो है हमारा ऑप्शन सही है, माणिक शाह बीजेपी। यह जो है वह त्रिपुरा विधानसभा में माणिक शाह जो है वह मुख्यमंत्री बने त्रिपुरा के। तो यह सही है। दूसरा है कॉनराड के संगमा, यह एनडीपीपी। तो यह भी ऑप्शन जो है हमारा गलत है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह डी, केवल बी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023, तो इसकी थीम थी डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? मिसाइल स्क्वाड्रन की जो है वह कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी तो है शालिजा धामी जो है वह पहली महिला अधिकारी बन गई हैं मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? तो इसकी नई राजधानी नुसनतारा है। इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुसनतारा है। और इसकी जो पहले की राजधानी क्या थी? तो यह पहले की राजधानी इसकी जकार्ता थी। कौन क्या थी? जकार्ता। नेक्स्ट प्रश्न,
ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना जाता है, प्रकाशित हुई थी। तो कब प्रकाशित हुई थी? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यह पर्यावरण से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है स्टूडेंट, यदि इसकी हम बात करें तो बरुआ सागर किला आगरा जो यहाँ पे दिया गया है, यह सुमेलित नहीं है। हमारा जो बरुआ सागर किला यहाँ पे दिया गया है वह आगरा दिया गया है, तो यह सुमेलित। यदि इसकी बात हम करें बरुआ सागर किला, तो यह कहाँ पे स्थित है? यह झांसी में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है? तो जो हमारा रामपुर जिला है, रामपुर जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। यदि इसकी बात करें तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट अब पढ़ते हैं। तो इसे 4 अलग अलग पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह भी स्टेटमेंट जो है वह हमारा सही है। इसे 4 अलग अलग पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया, जिसे हम तराई, गंगा का मैदान, भाबर और बिंद क्षेत्र के रूप में जानते हैं। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं यदि, तो इसमें दिया है इसमें 11 विशिष्ट मृदा के प्रकार हैं। इसमें जो है वह 11 विशिष्ट मृदा के प्रकार हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, सी। और डी है, इसमें 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो इस आधार पर यदि देखें तो हमारा ऑप्शन जो है वह इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाएगा, क्योंकि 6 मृदा के प्रकार उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वन्य जीव अभयारण्य और संबंधित जिला दिया है। तो आइए देखते हैं इसको। महावीर स्वामी झांसी जो है वह दिया गया है। तो यह जो है हमारा गलत है। महावीर स्वामी जो है वह गलत है। इसको यह गलत सुमेलित है। यह महावीर स्वामी जो है वह कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में जो है वह स्थित है। तो हमारा ऑप्शन जो है वह ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मेरठ जो है हिंडन नदी किनारे, मगहर अमी नदी किनारे, बांदा बेतवा, यह हमारा ऑप्शन जो है वह गलत है। बांदा जो यहाँ पे दिया है यह गलत है। बांदवा जो है बांदा जो है वह केन नदी के किनारे। किसके किनारे? केन नदी किनारे। तो हमारा जो ऑप्शन है वह सी सही हो जाएगा, बांदा। यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। बांदा जो है वह केन नदी के किनारे है, और कांपली यह यमुना नदी के किनारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मृदा और उनके स्थानीय नामों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं। जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा जो है वह कहाँ पे पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, तो इसको देखें तो कछारी, स्थानीय नाम जो इसका है कछारी, जलोढ़ मृदा कछारी। तो बी किस में है? बी और सी में। तो इन्हीं 2 में से होगा आपका ए और डी एलिमिनेट हो गया। खादर की यदि हम बात करें तो खादर जो है वह उसका स्थानीय नाम मटियार, खादर का स्थानीय नाम मटियार है। काली जो है, काली का यदि हम देखें तो इसका स्थानीय नाम जो है वह मार है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम मार। नेक्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो भांगर जो है वह भांगर पांसु बलुई। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो कौन सा स्टेट ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को दर्शाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को दर्शाया जाता है CWG। यदि इसकी बात करें तो यह शुष्क शीतकालीन जलवायु या गंगा के मैदानी प्रकार के रूप में दर्शाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है वह बंद करवाया था। तो यह किसने करवाया था? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने प्रशासन में दोहरी प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसे द्वैध शासन के रूप में भी जानते हैं, और दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने उप दीवान नियुक्त किए थे। कंपनी ने उप दीवान नियुक्त किए थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। एक और दो दोनों कथन यह सही है। 50वां प्रश्न आज का है स्टूडेंट हमारा आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आप जो है इंटरेस्टिंग रूप से इसे देख सकें। तो आगे का जो बचा हुआ रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे हम जल्द ही आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो आज का आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित नागरिक विद्रोहों पर विचार कीजिए। तो पहला विद्रोह है सन्यासी। इसको क्या करना है कि नागरिक विद्रोह को सही कालानुक्रम में करना है। तो कौन पहले हुआ था, कौन बाद में, इस प्रकार से करना है कुछ। तो हम देख लेते हैं कौन सा जो है वह सही है हमारा। तो देखें तो हमारा जो सन्यासी विद्रोह, यदि इस सन्यासी विद्रोह की हम बात करें तो यहाँ पे हम इसका सन भी यदि लिखते जाएं तो आपको आसानी होगी। यह 1763 में जो है वह शुरू हुआ था। इसके बाद यदि बात करें तो पलामू विद्रोह। पलामू विद्रोह की यदि बात करें हम तो यह 18 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट यदि बात करें तो धुंडिया का विद्रोह। धुंडिया का विद्रोह जो है वह, इसे बेदनूर का विद्रोह भी कहा जाता है। तो यह 1799 में जो है वह शुरू हुआ था। और नेक्स्ट है परला खेमुंडी। परला खेमुंडी जो है वह विद्रोह, यदि इसकी बात हम करें तो यह 1813 में जो है वह शुरू हुआ था। तो अब इस आधार पर हम अपने ऑप्शन की ओर पहुंच सकते हैं। तो यदि इसको हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वह डी सही है। तो इस प्रकार जो है हम आज जो हमारी आज की क्लास है इसको यहीं रोकते हैं, और ताकि आपका इस टेस्ट को लेकर इंटरेस्ट बना रहे, वीडियो लंबी ना हो, जल्द ही हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बचा हुआ जो टेस्ट है आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं बचे हुए टेस्ट के साथ, आपके समक्ष जल्द ही उपस्थित होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।